गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं पुष्कर सर, प्रेमलाल सिंघानिया, गर्ल्स इंटरमीडिएट कॉलेज, आप सभी बच्चियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि बच्चियां क्लास 9 की पढ़ रही थी, अध्याय 2 दोहरा लेखा पलाड़ी के सिद्धांत। ठीक, दोहरा लेखा पलाड़ी किसे कहते हैं आपको बता दिया गया था। दोहरा लेखा पलाड़ी की विशेषताएं भी बता दी गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे दोहरा लेखा पलाड़ी के उद्देश्य, दोहरा लेखा पलाड़ी के प्रमुख सिद्धांत। ठीक, तो पहला हम टॉपिक शुरू करते हैं, दोहरा लेखा पलाड़ी के उद्देश्य। दोहरा लेखा पलाड़ी का बनाने का क्या उद्देश्य होता है, इस टॉपिक को हम प्रारंभ करते हैं। व्यवसाय की उपार्जन शक्ति का ज्ञात करना। व्यवसाय की उपार्जन शक्ति का ज्ञात करना, जब हम दोहरा लेखा पलाड़ी बनाते हैं और प्रत्येक सौदों का लेखा करते हैं, तो हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात होती है कि हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। जब हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात होती है कि लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, तो उस समय हम उपार्जन शक्ति का ज्ञात होता है कि हम कितने वस्तुओं का और अधिक उत्पादन करें या कौन सी वस्तुएं हमें अच्छी नहीं है, जिससे हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है। इन सभी की ज्ञान जो होता है वो दोहरा लेखा पलाड़ी के नियमों के माध्यम से होता है। दूसरा आपका है वित्तीय स्थिति का ज्ञान। वित्तीय स्थिति का ज्ञान वही हम जो कहे हैं कि जो लेखा जोखा होता है, जो एक वर्ष के अंत में जो हम लोग अंतिम खाते तैयार करते हैं दोहरा लेखा पलाड़ी के नियमों के माध्यम से, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति का ज्ञात होता है कि हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। तीसरा वैधानिक अनिवार्यता। वैधानिक अनिवार्यता क्या है? वैधानिक अनिवार्यता यह है कि जो व्यापारी और जो संस्था है, जो व्यापार है, जो बड़े पैमाने पे है, उनके लिए कंपनीज अधिनियम 1956 धारा 209 के अंतर्गत यह वैधानिक अनिवार्यता कर दिया गया है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार। ठीक है, 1956 के अनुसार यह अनिवार्य रूप से इसको लागू कर दिया गया है कि आप क्या करेंगे, दोहरा लेखा पलाड़ी बनाएंगे। अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपका किसी भी प्रकार के इनकम टैक्स, आयकर या किसी न्यायालय में कोई समस्या उत्पन्न होगी, उसमें आप जाएंगे तभी कोई सुनवाई नहीं होगी बिना आपके बही खाता को देखे हुए। तो यह अनिवार्य रूप से इसे लागू कर दिया गया कि आप क्या करेंगे, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार आपको दोहरा लेखा पलाड़ी बनाएंगे। अंकगणितीय त्रुटियों का पता चलना। अंकगणितीय त्रुटियों का पता चलना, जब हमारा लेखा क्रमबद्ध तरीके से, एक नियम तरीके से प्रत्येक व्यवहारों का लेखा होता रहेगा बही खाते में, तो उसमें अंकगणितीय जो त्रुटियां होती है वह आसानी से पता चल सकता है। अगर हम लेखा नहीं करेंगे तो इन त्रुटियों का पता करना असंभव ही नहीं, समझिए आप पता ही नहीं कर सकते। जब तक आप दो पक्षों में लेखा नहीं करेंगे तो इसमें जो अंक आते हैं उनको हम आसानी से, इसका अंकीय जो त्रुटियां होती है उसको हम आसानी से पता कर सकते हैं। किसके माध्यम से? दोहरा लेखा पलाड़ी के माध्यम से। तो ये थे दोहरा लेखा पलाड़ी के उद्देश्य, जो प्रत्येक टॉपिक को हम आपको समझा दिए हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके बेटा, अब आपका है अगला टॉपिक दोहरा लेखा पलाड़ी के प्रमुख सिद्धांत। क्या है? प्रमुख सिद्धांत। इसके सिद्धांत क्या है, मतलब किस सिद्धांत पे यह कार्य करता है। ठीक है, दोहरा लेखा पलाड़ी के प्रमुख सिद्धांत ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट कह रहा दो पक्षों का होना। दो पक्षों का होना मतलब व्यापार कभी एक व्यक्ति से माध्यम से तो थोड़ी होता है। व्यापार जब तक लेन देन नहीं करेगा तब तक वो संभव नहीं है। तो दो पक्षों का होना होता है, एक पाने वाला होता है और एक देने वाला होता है। तो मतलब इसमें क्या होता है, दो पक्षों को होना, कोई व्यक्ति माल खरीदता है और कोई व्यक्ति माल बेचता है। तो दो पक्षों का होना हुआ। जैसे मान लीजिए ए क्रेता है और बी विक्रेता है। तो ए क्रेता है तो ये क्रेता है तो यह पाने वाला है, और ये विक्रेता है, यह देने वाला है। ठीक है, तो दो पक्षों का हुआ, या एक पक्ष हो गया या दूसरा पक्ष हो गया। तो दो पक्षों का होना यह प्रमुख सिद्धांत है। मतलब दोहरा लेखा पलाड़ी तभी संभव है जब दो व्यक्तियों का आदान प्रदान मतलब लेन देन हो। ओके, दो पक्षों का होना। दूसरा टॉपिक दोनों खातों में लेखा होना।
दोनों खातों में लेखा होना मतलब आपको बता दिया गया है कि डेबिट और क्रेडिट मतलब ऋणी पक्ष और धनी पक्ष मतलब दोनों खातों में लेखा होना यह होता है कि जब दो व्यक्तियों का आपस में लेन देन होगा तो उनके जितने भी जो एंट्री होंगे उनका दो अकाउंट्स बनेंगे, दो खाते बनेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए ए अकाउंट और बी अकाउंट। ए क्रेता है तो ए ने बी से माल खरीदा, तो ए ने बी से माल खरीदा तो इसकी जो एंट्री होगी ए के खाते में होगी। बी ए को माल बेचा तो बी की एंट्री में क्या होगी, ए के खातों में होगी। तो दो खातों में क्या होगा, इसका लेखा होगा, जिससे भविष्य में किसी भी समस्या उत्पन्न हो कि आपने यह कितनी क्वांटिटी का माल बेचा, कितने रेट का बेचा, जिससे वह खाता बही से आसानी से जान सकेंगे। ओके, समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है दोनों खातों में विपरीत पक्षों में लेखा। देखिए दोनों खातों में विपरीत पक्षों में लेखा क्या, जैसे मैं बताया था व्यक्तिगत खाता, एक मैं रूल बताया था कि व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो पाने वाले को डेबिट, जैसे मान लीजिए पाने वाला कौन है, क्रेता। क्रेता माल खरीद रहा है, क्रेता माल खरीदता है तो पाने वाला क्या है, क्रेता है, और बी से क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो बेचने वाला कौन है, बी है। तो क्रेता, तो परचेस अकाउंट डेबिट, टू बी, परचेस अकाउंट डेबिट टू बी। तो यहाँ पे जो लेखा होते हैं उसके विपरीत होते हैं, मतलब पाने वाले को डेबिट, पाने वाले को डेबिट, जो पा रहा है तो डेबिट है और जो दे रहा है तो क्या है, क्रेडिट है। तो इसमें जो दो लेखा होता है इसके विपरीत होते हैं। विपरीत ये होते हैं कि जैसे जो पा रहा है ए, जैसे आप कह सकते हैं सिंपल कि राम ने 1000 रुपये का माल खरीदा, राम ने 1000 रुपये का माल खरीदा, तो राम से 1000 रुपये का माल श्याम ने खरीदा। तो उधार की बात कर रहा है, राम ने श्याम से 1000 रुपये का माल खरीदा। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा समझने वाली टॉपिक है। चाहे मोहन को 1000 रुपये का उधार माल बेचा, मोहन को 1000 रुपये का उधार माल बेचा, यहाँ समझिएगा, उधार माल बेचा। तो मोहन को 1000 रुपये का उधार माल बेचा, तो मोहन क्या है, पाने वाला है। मोहन को 1000 रुपये का माल बेचा, मोहन पाने वाला है, तो मोहन डेबिट टू परचेस अकाउंट, मोहन डेबिट टू परचेस अकाउंट। मोहन पाने वाला, मोहन को 1000 रुपये का उधार माल बेचा, उधार माल बेचा, माल बेचा है तो यहाँ परचेस नहीं होगा, यहाँ पे सेल्स होगा, क्योंकि माल बेचने की बात कर रहा है। मोहन को 1000 रुपये उधार माल बेचा, तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक, अब देखिए इसमें ये है कि आपका पता चल रहा है कि मोहन क्या है, डेबिट है, मतलब मोहन क्या करेगा, 1000 रुपये भुगतान करेगा, किसको, जिससे वो माल खरीदा है। ओके, यहाँ पे बेचने की बात किया है। ठीक है, मोहन को 1000 रुपये उधार माल बेचा, तो मोहन क्या है, पाने वाला है, तो इसका विपरीत लिखा होता है, मतलब मोहन पाने वाला है तो यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा, क्या होगा, डेबिट होगा। तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसको आप अच्छे समझेंगे जब क्वेश्चंस लगेंगे और आपको नियम के माध्यम से समझाया जाएगा, तब आपको और अच्छे से आएगा। ओके, लेकिन फिलहाल आप नॉलेज के लिए जानेंगे कि दोनों खातों में जो लिखा होते हैं वो विपरीत होते हैं। ओके, चौथा, प्रत्येक व्यवहार का 3 क्रम में लेखा। प्रत्येक व्यवहार का 3 क्रम में लेखा क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, प्रत्येक व्यवहार का 3 क्रम का लेखा ये होता है कि अभी आपको प्रारंभिक लेखा, पहला होगा प्रारंभिक लेखा, और फिर दूसरा होगा विभिन्न खातों में लेखा, और तीसरा टॉपिक होगा अंतिम खातों में लेखा। मतलब इसमें प्रारंभिक लेखा मतलब जो हम जैसे अभी बताया है, प्रारंभिक, प्रारंभिक लेखा, विभिन्न खातों में लेखा, विभिन्न खातों में लेखा, और अंतिम लेखा, अंतिम खाते बोल सकते हैं। जैसे प्रारंभिक लेखा मतलब रोजनामचा, जर्नल एंट्री, उसके बाद आपका बनेगा अकाउंट मतलब खाता बही, खाता बही में तलपट जुड़ा होता है। उसके बाद बनेगा आपका फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में क्या है, आपका फाइनल अकाउंट में ये है कि फाइनल अकाउंट में आपको
व्यापार की आर्थिक स्थिति अच्छे से ज्ञात हो जाती है। तो यह है आपका प्रत्येक व्यवहार की 3 क्रम में लिखा, प्रारंभिक लिखा, विभिन्न खातों में लिखा, अंतिम खाते में लिखा। ठीक, तो ये थे आपका दोहरा लेखा प्रणाली के उद्देश्य और सिद्धांत। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ व दोष। थैंक यू क्लास।